तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिस प्रेशर की वजह से होती है, जो प्रेशर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा है? जीएचपी। और एट लास्ट जो इस प्रेशर से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है वो है ईएफपी या एनएफपी, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर या फिर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्लियर है? समझ गए? ये हो रहा है और इसकी वैल्यू थी 22-25 mmHg। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इससे आगे भाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, तो अब इस फिल्ट्रेशन का जो रिजल्ट हमें मिला है, क्लियर है, वो रिजल्ट है फिल्ट्रेट। क्लियर है? और ये कहां फिल्ट्रेशन होने से मिला है? ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होने से। तो इसे हम लोग कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्लियर है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मिला है हमें। समझ गए? क्या मिला है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मिला है। अब देख लेते हैं भाई ये जो फिल्ट्रेट बना है ना, ठीक है, इसमें क्या कुछ होता है, मतलब ये कैसा है फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट के लिए कहा जाता है कि ये हमारे ब्लड प्लाज्मा जैसा है, लाइक ब्लड प्लाज्मा। क्लियर है? प्लाज्मा जैसा है, यानी प्लाज्मा ही फिल्टर होकर के आया है, एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं। भाई इसमें क्या नहीं है अगर बात की जाए, तो पहली बात इसमें ब्लड सेल्स नहीं होंगे। क्लियर है? यानी ब्लड कार्पुसल्स, ब्लड सेल्स नहीं होंगे, एब्सेंट होते हैं। सेकंड, इसमें ब्लड के प्रोटीन नहीं होंगे। क्लियर है? ब्लड प्रोटीन्स नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर बताया जाए तो भाई इसमें कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी जो कंबाइन होकर के पॉलीमर बना लेते हैं, ये पॉलीमर भी नहीं होंगे। क्लियर है? पॉलीमर्स भी नहीं होंगे, पॉलीमर्स भी एब्सेंट होते हैं। हाँ, कुछ छोटी यूनिट्स हैं यानी जिन्हें कंपाउंड का मोनोमर कहा जाता है, वो प्रेजेंट होंगे। मोनोमर्स आ सकते हैं, मोनोमर्स प्रेजेंट होंगे। अब हम लोग कह रहे हैं पॉलीमर नहीं होंगे, मोनोमर होंगे, बट ध्यान देना एक आधा फिटा पॉलीमर होता है। फिटा मतलब ढीठ, इतना फिटा होता है मना करने के बाद भी फिल्ट्रेट में आ जाता है। पॉलीमर जनरली नहीं आने चाहिए और नहीं आते, एक आधा फिटा आ जाता है। वो कौन सा, वो अपन बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है? और यहाँ क्या है, अब तक तो हम लोगों ने कहा सिर्फ कंपाउंड्स के मोनोमर है, मतलब इससे फिल्ट्रेट थोड़ी बन गया। तो और क्या होता है? और अगर बताया जाए तो यहां होगा भाई ग्लूकोज, फिल्ट्रेट में ग्लूकोज आएगा, फिल्ट्रेट में अमीनो एसिड आएंगे। क्लियर है? फिल्ट्रेट में फैटी एसिड आएंगे। नेक्स्ट भाई फिल्ट्रेट में विटामिन्स आएंगे। समझ गए? विटामिन्स आएंगे। और फिल्ट्रेट में क्या आएगा भाई? और यहां फिल्ट्रेट में आएगा यूरिया। क्लियर है? फिल्ट्रेट में यूरिया आएगा। फिल्ट्रेट में और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो आएंगे। ठीक है? तो ये कंपाउंड्स मिलकर के बना रहे हैं फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। समझ रहे हो? कुछ कंपाउंड्स के मोनोमर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, यूरिया एटसेट्रा, ये सब। और एक लार्ज क्वांटिटी का एलिमेंट यहां वाटर होता है। ठीक है? ये सब तो प्रेजेंट है ही है, वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। क्लियर है? इसलिए अलग से लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेशल है। समझ गए? वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ये है जो बनाते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्लियर है? भाई इस अगर पूछा जाए तुम लोगों से कि ये चलो मान लिया ये फिल्ट्रेट बन रहा है, ठीक है, कैसे बन रहा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने से बन रहा है, चलो ठीक है। बट अगर पूछा जाए भाई कितना बन रहा है, ये कैसे बताओगे तुम लोग? तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा भाई फिल्ट्रेशन की रेट क्या है। फिल्ट्रेशन की रेट क्या है, मतलब फिल्ट्रेट किस रेट पे बन रहा है, तो अपन डिस्कस करेंगे भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बनने की रेट को। क्लियर है? ये निपटाओ तुम लोग, फिर वो रेट डिस्कस करते हैं। हो गया? चलो तो अब बात करते हैं भाई इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बनने की रेट को, यानी किस रेट पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, फॉर्म होता है। क्लियर है? समझ गए?
यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की रेट को कह सकते हो तुम लोग। तो देखो ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट बनने की प्रोसेस फिल्ट्रेशन, और इसी की रेट बतानी है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, शॉर्ट में इसे कहते हैं GFR। अब इकट्ठा पढ़ो तुम लोग, GFR, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है ये। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, निकाली जा चुकी है, ये हम लोग जानते हैं भाई कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है अप्रोक्सीमेटली 125 ml, क्लियर है, 125 ml पर सेकेंड। 125 ml फिल्ट्रेट बनेगा पर सेकेंड, क्लियर है, एक सेकेंड में इतना फिल्ट्रेट बन जाएगा, समझ रहे हो। चलो अब अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, भाई इस रेट से अगर फिल्ट्रेशन होती रही तो क्या होगा भाई, इस रेट से अगर फिल्ट्रेशन होती है, सॉरी ये पर सेकंड नहीं, ये पर मिनट है, ये पर मिनट है, ये ध्यान देना, ये बाय मिस्टेक हो गया, ये पर मिनट है, 125 ml पर मिनट। अगर इस रेट से फिल्ट्रेशन होती रही, इस रेट से फिल्ट्रेट बनता रहा, तो अगर पूछा जाए भाई एक घंटे में कितना फिल्ट्रेशन हो जाएगा, तो एक घंटे में कितनी मिनट होती है 60, तो 125 इंटू 60 करके देखोगे तो अप्रोक्सीमेट आएगा 7500 ml पर आवर, एक घंटे में 7.5 लीटर, समझ गए। अगर इसी रेट से बनता रहा और पूछा जाए कि भाई एक दिन में कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा तकरीबन 180 लीटर पर डे, समझ रहे हो। ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्मेशन की रेट, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। चलो अब बात करते हैं, अगर इस हिसाब से 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बनता रहा तो हमें तो टंकी बांधनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, कतई बाईपास हो जाओगे। एक 200 लीटर वाली टंकी बांध के घूमोगे, साथ साथ में एक रेड़ा भी रखोगे, फिर उस पे वो टंकी और एक पाइप लगी हुई, क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? हमारे अंदर फिल्ट्रेट तो 180 लीटर बन रहा है एक दिन में, बट जो यूरिन है वो यूरिन कितना बन रहा है, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर ही बन रहा है, 1 से 1.5 लीटर बन रहा है पर डे। ये क्या है? यूरिन, समझ रहे हो, 1 से 1.5 लीटर यूरिन बन रहा है। तो कहाँ 180 लीटर राजा भोज और कहाँ 1.5 लीटर गंगू तेली, बहुत डिफरेंस हो गया ना। 180 और 1 लीटर में 1% भी नहीं है 180 लीटर का, यानी जो फिल्ट्रेट बनता है उसका 1% भी यूरिन नहीं बन पाता। 1% 1.8 लीटर होता, ये 1.5 तक ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, 99% रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, 99% रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, किसकी? फिल्ट्रेट की, समझ रहे हो। 99% या 99% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाता है, समझ गए, ये होता है, क्लियर है, समझ रहे हो। चलो अब निकाला जाए, एक्चुअल वैल्यू निकाली जाए यहाँ, या कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज डिस्कस की जाए। तो देखो हम लोग क्या कहेंगे भाई, हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन होता है, हालांकि वो ऐसा नहीं होता, बट तुम लोग समझते इसे हो इसलिए बना दिया मैंने, ऐसा नहीं होता ये एक्चुअल में। चलो ये ऑर्गन है, इसे क्या कहते हैं? हार्ट। अबे ये अपना हार्ट है, क्लियर है। और मैंने ब्लैक से बनाया, मतलब काले दिल का है बंदा जिसका भी बनाया मैंने। चलो ये इसकी राइट साइड, राइट ओरिकल, ये इसका लेफ्ट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या होता है, हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, ठीक है। तो हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू।
लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू भेजेगा तो यहाँ से निकलने वाला ब्लड कितना होगा, यानी कितना ब्लड निकल रहा होगा अगर हम निकालें तो ये भी एक रेट है ना कि हार्ट अगर मान लो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, ये निकाल लेते हैं। तो इसे कहते हैं कार्डियक, यानी हार्ट की आउटपुट, है ना। हार्ट कितना आउटपुट दे रहा है, कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट स्टैंडर्ड है, निकाल चुके हैं हम लोग, जानते हैं ये वैल्यू भी, ये है तकरीबन 5 से 6 लीटर। क्लियर है, कार्डियक आउटपुट है 5 से 6 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में हार्ट 5 से 6 लीटर ब्लड पंप कर देता है, समझ रहे हो। चलो अब इस ब्लड में से, ये तो कार्डियक आउटपुट ब्लड है, अब इस अमाउंट में से, ब्लड की इस अमाउंट में से किडनी के पास कितना जाता है, तो ये भी स्टैंडर्ड है। इसमें से तकरीबन 1100 से 1200 ml ब्लड जो है, इस 5 से 6 लीटर में 5000 से 6000 ml में से 1100 से 1200 ml ब्लड जो है ये किडनी की तरफ भेज दिया जाता है, और इसे कहते हैं रीनल, यानी किडनी को दिया जाने वाला ब्लड, रीनल ब्लड फ्लो, शॉर्ट में कहेंगे RBF। ठीक है, RBF, समझ गए, RBF। चलो ये है रीनल ब्लड फ्लो, RBF, समझ रहे हो। अब ये कार्डियक आउटपुट का कितना है, कार्डियक आउटपुट 5000 से 6000 लीटर है, 5000 से 6000 ml है, और ये 1100 से 1200 ml है, 12×560 यानी 1/5 है ना। कार्डियक आउटपुट का 1/5 हिस्सा है। अब भाई हम लोग कह रहे हैं ब्लड फिल्टर नहीं होता रे बावली गुच्छो, ब्लड का प्लाज्मा फिल्टर होता है, अभी अभी पढ़ा था ना, प्लाज्मा फिल्टर होता है। तो प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, इसमें कितना प्लाज्मा होगा, तो ये भी स्टैंडर्ड अमाउंट है, हम लोग पता कर चुके हैं भाई। ब्लड को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, एक तो ब्लड का प्लाज्मा और एक ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आएंगी। क्लियर है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड में कितने होते हैं, प्लाज्मा कितना होता है, तो टोटल ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा और 45% होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हो गए ना 100। इस तरह डिफरेंशिएटेड, ये अपन पता कर चुके हैं, ये पता कर चुके हैं, तो यहां निकाल सकते हैं ना कि इस ब्लड में से कितना प्लाज्मा आया होगा। अब निकालो, ये ब्लड आया है, इस अमाउंट में से प्लाज्मा निकालना है, तो भाई प्लाज्मा कैसे निकलेगा, इसका पहले तो 50% करो, 1100 से 1200 का 50% कितना होगा, 600 ml है ना। अब 600 ml तो 50 है, हम लोग तो कह रहे हैं 55% होता है, यानी ये तकरीबन 600 से 700 ml के करीब है। क्या है, 700 ml के करीब किडनी में आने वाला प्लाज्मा, इसे कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, शॉर्ट में RPF। क्लियर है, रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये है रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो ये कितना हो गया, ये इस रीनल ब्लड फ्लो का तो 1/2 हो गया, हाफ हो गया ना, और इसका कितना हो गया, 1/10 हो गया। तो ये वैल्यूज हम लोग किसके लिए लिख रखे हैं, कार्डियक आउटपुट के लिए, तो ये 1/10 है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट का, समझ रहे हो, 1/5 किसका, ऑफ कार्डियक आउटपुट, ऑफ कार्डियक आउटपुट, समझ रहे हो, ये है। और अब ये प्लाज्मा 1 मिनट में इतना आ रहा है ना, ये पर मिनट की वैल्यूज हैं सारी, 5 से 6 लीटर पर मिनट था, उसमें सारी वैल्यूज पर मिनट ही आएंगी, तो इसको ऐसे पर मिनट लिख लो तुम लोग, ml पर मिनट, ये भी पर मिनट। ठीक है, 1 मिनट में इतना आ रहा है। चलो अब 1 मिनट में किडनी के पास प्लाज्मा आ रहा है 600 से 700 ml, और इस 600 से 700 ml प्लाज्मा को इस रेट से फिल्टर किया जा रहा है, किस रेट से, 125 ml पर मिनट से, समझ रहे हो, 125 ml
पर मिनट से इसे फिल्टर किया जा रहा है। ये क्या है? ये है GFR, समझ गए? GFR है, इस रेट से फिल्टर किया जा रहा है इस प्लाज्मा को। तो अगर पूछा जाए भाई, सोचने वाली बात है, अगर पूछा जाए तुम लोगों से 1 मिनट में आए हुए प्लाज्मा में से कितना फिल्टर हो गया, 1 मिनट में 600 से 700 ml आया है और 125 ml फिल्टर हो गया, मतलब कितने % फिल्टर हो गया, ये पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? ये पूछा जाए कि भाई 125 ml फिल्ट्रेशन की रेट से 600 से 700 ml पर मिनट प्लाज्मा आ रहा है, तो कितने % फिल्टर हो गया, परसेंटेज पूछी जाए, ये कैसे निकालोगे? अभी निकालते हैं, ये निपटाओ तुम लोग। ये है GFR पर मिनट पर आवर पर डे हो गई, इतना रीअब्जॉर्प्शन के साथ वो यूरिन की अमाउंट है जो डेली बनती है, ठीक है। अब भाई कार्डियक आउटपुट है 5 से 6 लीटर, इसका 1/5 रीनल ब्लड फ्लो है, इसका 1/10 और रीनल प्लाज्मा फ्लो है, और ये प्लाज्मा इस रेट से फिल्टर हो रहा है जिसे GFR कहते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। अब देखो वो परसेंटेज निकालते हैं अपन, परसेंटेज यानी फ्रैक्शन निकालते हैं। इस फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? देखो इस फ्रैक्शन के लिए यूज होती है टर्म फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। क्या टर्म यूज होती है? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। हम लोग निकाल रहे हैं फिल्ट्रेशन का फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कैसे निकलेगा भाई? प्लाज्मा कितना आ रहा है और वो फिल्टर किस रेट से हो रहा है, ये निकालना है हमें, है ना। प्लाज्मा कितना आ रहा है और वो फिल्टर किस रेट से हो रहा है। तो प्लाज्मा अपने पास आ रहा है, रीनल प्लाज्मा फ्लो है कितना? अबे रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है बे? 600 से 700 है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लो 650, और ये किस रेट से फिल्टर हो रहा है? GFR। तो GFR कितनी है? 125 ml। इनका फ्रैक्शन कर दो, फ्रैक्शन करने से यहां तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, जब इसको काटोगे पीटोगे तो तकरीबन 20%। परसेंटेज में लाना है तो 100 से इंटू कर दो, है ना। ये इस तरह से 20% आ जाएगा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ये क्या है भाई? आने वाले प्लाज्मा का कितने % फिल्टर हो रहा है। तो आने वाले प्लाज्मा का 1 मिनट में 650 ml आ रहा है, तो 1 मिनट में 125 ml फिल्टर हो रहा है, 20% फिल्टर हो रहा है सिर्फ, है ना। 80% स्टोर किया जा रहा, रुक रहा है, एक बार बाद में फिल्टर होगा वो। ये है, ये फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन है, निपटाओ। हो गया। तो ये थी GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, समझ गए? GFR समझ गए, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट किस रेट से फॉर्म होता है ये जान लिया हम लोगों ने, और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज भी जान ली। चलो ये होगी भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट यानी यूरिन फॉर्मेशन के 2 और स्टेप हैं, वो और निपटा लेते हैं। 2 और स्टेप क्या है भाई? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो देखो हम बात करेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन की। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में और ट्यूबुलर सिक्रीशन में। भाई एक चीज बताओ, इनके नाम से पता चल रहा होगा, बाकी हम लोग कुछ पहले डिस्कस भी कर चुके हैं इनके बारे में। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां से कहां होता है अगर पूछा जाए तो, मतलब चीजों को रीअब्जॉर्ब कहां से कहां किया जाएगा? फिल्ट्रेट में आई हुई जरूरत की चीजों को, जो हमारे लिए जरूरी है, जिनको हम यूरिन में नहीं भेज सकते, उनको वापस रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, सिलेक्ट कर करके, ठीक है। तो ये कहां से कहां होगा? ये नेफ्रॉन में आए हुए, यानी नेफ्रॉन के पार्ट्स में से उठाया जाएगा उन मॉलिक्यूल्स को, और कहां डाला जाएगा? ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये कहां जाएगा? ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है? ये होता है नेफ्रॉन
से ब्लड वेसल में। क्लियर है? नेफ्रॉन से ब्लड वेसल में। जबकि ट्यूबुलर सिक्रीशन कहां से कहां होगा भाई? ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो कि फिल्ट्रेट में नहीं आ सके थे बट बॉडी से निकालने जरूरी हैं, एक्सक्रीट करने जरूरी हैं, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके एनर्जी खर्च करके डाला जाता है। और ये कहां से कहां डाले जाएंगे? ये ब्लड वेसल से नेफ्रॉन में डाले जाएंगे। क्लियर है? ब्लड वेसल से नेफ्रॉन में डाले जाएंगे। ये डिफरेंस है पहला। सेकंड, ये डिफरेंस तुम लोग डिस्कस कर चुके हो बाकी बचे हुए, क्या कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सिलेक्टिव होती है, तो वो भी तो सिलेक्टिव होता है। वो फूफा कौन सा नॉन सिलेक्टिव है? ये भी तो सिलेक्टिव ही है। सिलेक्ट करके भाई एनर्जी खर्च हो रही है तो सिलेक्ट तो करेंगे। यहाँ में रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है तो कोई देख के रीअब्जॉर्ब करेंगे ना भाई, इस चीज की जरूरत थी, इस चीज को वापस निकाल लो। ठीक है? यहाँ रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है? एक्टिव भी होता है और पैसिव भी होता है। जबकि यहां सिक्रीशन जो है ओनली एक्टिव होता है, एक्टिव ओनली। क्लियर है? यानी एनर्जी यूज होगी सिर्फ। समझ रहे हो? ये डिफरेंस है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन में। समझ गए? चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो ये प्रोसेसेस कैसे होती है, ये प्रोसेस किस चीज पे डिपेंड है? तो ये दोनों की दोनों प्रोसेस जो है, ये दोनों की दोनों ही प्रोसेस डिपेंड होती है सब्सटेंस की थ्रेशोल्ड वैल्यू पे। एक वैल्यू है सब्सटेंस की थ्रेशोल्ड वैल्यू, उस पे डिपेंड है उसकी मूवमेंट। ठीक है? तो ये लिखो, फिर अपन थ्रेशोल्ड वैल्यू डिस्कस करते हैं। हाँ, एक पॉइंट और थ्रेशोल्ड वैल्यू से पहले कि भाई तुम लोगों से पूछा जाए, नेफ्रॉन में तो कई सारे पार्ट होते हैं, है ना? तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के कौन से पार्ट से होती है और ट्यूबुलर सिक्रीशन नेफ्रॉन के कौन से पार्ट से होती है? पूछा जा सकता है ना? चलो लिखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के हर पार्ट से हो सकती है। पीसीटी से होती है, एनले लूप से होती है, डीसीटी से होती है, हर पार्ट से हो सकती है, कलेक्टिंग डक्ट से हो सकती है। ठीक है? इन डिफरेंट पार्ट्स, in different parts of nephron, नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों में होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जबकि ट्यूबुलर सिक्रीशन, भाई नाम से पता चला ट्यूब्यूलर, कौन सा लर? ट्यूब्यूलर। ट्यूबुलर का मतलब नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स में से। ट्यूब्यूल्स कौन सी है? इन पीसीटी एंड डीसीटी ओनली। दो ही तो ट्यूब्यूल है, प्रोक्सिमल कॉन्युलेटेड और डिस्टल कॉन्युलेटेड। तो यहां होंगे। ये एक और पॉइंट था, ऐड कर लो और इसे निपटाओ, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट वही जो अभी बात कर रहे थे भाई, इन सब्सटेंसेस की मूवमेंट इनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो अपन पहले देख लेते हैं भाई सब्सटेंस की थ्रेशोल्ड वैल्यू कौन सी है, क्या नहीं है। तो देखो, सब्सटेंस की थ्रेशोल्ड वैल्यू ये वो वैल्यू है जिस पे डिपेंड करता है सब्सटेंस किस तरफ मूव करेगा, है ना? सब्सटेंस की मूवमेंट इस पे डिपेंड कर रही है। तो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के बेस पे तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं। ठीक है? तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से? तो देखो, एक फर्स्ट जिनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यानी हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू वाले सब्सटेंस। एक जिनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू कम होती है, लो थ्रेशोल्ड वाले सब्सटेंस, लो थ्रेशोल्ड वैल्यू वाले सब्सटेंस। और एक जिनकी विचारों की थ्रेशोल्ड होती नहीं, एथ्रेशोल्ड, एथ्रेशोल्ड सब्सटेंस, जिनके पास थ्रेशोल्ड वैल्यू ही नहीं है, जिनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू ही नहीं है। अब चलो हाई थ्रेशोल्ड की बात करें।
हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस वो होते हैं जिनका रीएब्जॉर्प्शन 100% होता है, मतलब यूरिन में इनकी 0% अमाउंट बचती है। क्लियर है, समझ रहे हो? तुम लोग ऐसे लिखो, अमाउंट इन यूरिन, यूरिन में ये बिल्कुल होते ही नहीं, एब्सेंट है, यानी यूरिन में 0% अमाउंट है इनकी, क्योंकि 100% रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है। ये है वो सब्सटेंस जिनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत हाई होती है, हाई थ्रेशोल्ड वाले सब्सटेंस। क्लियर, समझ गए? चलो, तो ये हाई थ्रेशोल्ड वाले। लो थ्रेशोल्ड वाले वो सब्सटेंस होंगे जिनका रीअब्जॉर्प्शन कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करेगा, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां होगा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। भाई कंडीशन बनी तो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, नहीं बनी तो नहीं होंगे। चलो लास्ट, भाई जिनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू ही नहीं है, जिनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं है उन्हें थ्रेशोल्ड कहते हैं। और थ्रेशोल्ड वैल्यू ना होने का मतलब है इनका रीअब्जॉर्प्शन 0% होता है, मतलब इन सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाता, मतलब इनकी 100 की 100% वैल्यू यूरिन में निकाल दी जाती है। तो अमाउंट इन यूरिन में इनकी अमाउंट कितनी होती है? 100%। समझ रहे हो? डिफरेंस समझ आ रहा है? भाई हाई थ्रेशोल्ड वाले वो सब्सटेंस होंगे जो कि रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे 100%, यानी यूरिन में बिल्कुल भी अमाउंट नहीं बचेगी इनकी। लो थ्रेशोल्ड वाले जिनका रीअब्जॉर्प्शन कुछ स्पेशल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है। ए थ्रेशोल्ड जिनका रीअब्जॉर्प्शन कतई नहीं होगा, मतलब कतई फालतू घटिया लेवल के सब्सटेंसेस है जो बॉडी से निकाल दिए जाएंगे 100 के 100%। चलो एग्जांपल की बात करें तो देखो, हाई थ्रेशोल्ड वाले सब्सटेंस कौन कौन से हैं? हाई थ्रेशोल्ड वाले सब्सटेंस के एग्जांपल में आता है भाई ग्लूकोज, क्लियर है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, ठीक है, ये सब्सटेंसेस है जिनका थ्रेशोल्ड हाई होता है। विटामिन में भी कुछ स्पेशल है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट BC, अब मतलब बी एंड सी को छोड़ करके, एक्सेप्ट विटामिन बी एंड सी। ये है वो सब्सटेंस जिनका थ्रेशोल्ड हाई है, इनका रीअब्जॉर्प्शन 100% हो जाता है। क्लियर है, समझ गए? चलो अब अगर बात की जाए कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन के एग्जांपल्स की, भाई कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किस किस का होता है, तो यहाँ एग्जांपल आते हैं। भाई हम लोगों ने देखा था कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन DCT में होता है, और DCT में मेनली कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन दो चीजों का हो सकता है, या तो हो सकता है वाटर का, या हो सकता है यूरिया का, सॉरी सोल्ट्स का, ठीक है, वाटर का या सोल्ट्स का। बट इन दोनों के सिवाय भी एक सब्सटेंस है जिनका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किया जा सकता है, वो है यूरिया। समझ गए? इन तीनों का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, यानी ये लो थ्रेशोल्ड वाले सब्सटेंसेस हैं। अगर बात की जाए मतलब जिनका कतई थ्रेशोल्ड है ही नहीं, कतई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, फालतू के सब्सटेंसेस हैं जिनको निकाल दिया जाता है, कौन कौन से हैं? तो पहला है अमोनिया, फिर है यहाँ यूरिक एसिड। अब तुम लोग ये मत कहना कि सर हमारे अंदर तो बनता ही नहीं है, बनता है। भी तो हमें अर्थराइटिस होती है, गाउट अर्थराइटिस जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का रोग है अर्थराइटिस। अर्थरोज यानी जॉइंट, इटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। क्यों होती है? क्योंकि वह यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं, मोनोसोडियम साल्ट्स ऑफ यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं, इस वजह से जॉइंट खराब हो जाता है। तो यूरिक एसिड भी होता है अपने अंदर, हिपूरिक एसिड। अब तुम लोग कहोगे कि सर ये तो कुतेड़ों में बात की थी, है ना? भाई अपने अंदर भी होता है हिपूरिक एसिड, होता बहुत कम है बट होता है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। हिपूरिक एसिड भी जाएगा। और अगर बात करें तो भाई फिर नेक्स्ट पॉइंट, यहां क्रिएटिनिन भी होगा।
क्रिएटिनिन हमारी मसल में बनता है, ठीक है। क्रिएटिनिन ये भी होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो भाई यहां एक सब्सटेंस और होता है जिसे कहा जाता है इनुलिन। ये इनुलिन क्या होता है भाई? ये चीजें तो चलो हम लोग जानते हैं, अमोनिया, हाइपोरिक एसिड, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। इनुलिन क्या है तो याद करो, हम लोगों ने अभी अभी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पढ़ा। फिल्ट्रेट में हम लोगों ने कहा था पॉलीमर नहीं आते, बट एक आधा ऐसा फिटा पॉलीमर है जो आ जाता है मना करने के बाद भी, ये है वो फिटा पॉलीमर, ठीक है। यानी इनुलिन क्या है? इनुलिन एक पॉलीमर है। पूछा जाए किसका पॉलीमर है, ये है पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का पॉलीमर है ये, समझ गए? किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का। ये है भी इनुलिन। अब ये थ्रेशोल्ड वाले सब्सटेंस है जिनको निकाला ही जाएगा, जिनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। निपटाओ। अब हम बात करेंगे भाई सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे होता है, ये निपटाओ। लिखो जल्दी। चलो, तो ये हो गए हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड और ए थ्रेशोल्ड वाले सब्सटेंस। यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू पे इनकी मूवमेंट, इनकी रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगी, समझ रहे हो? चलो, तो यहीं से तुम लोग बता भी सकते हो भाई रीअब्जॉर्प्शन किसकी हो जाती है और ट्यूबुलर सिक्रीशन किसकी होती है। कैसे बता सकते हो? तो भाई ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और विटामिन बी और सी को छोड़कर बाकी सारे रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, सोल्ट की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है ना, कुछ अमाउंट यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। इनकी नहीं होती, मतलब ये यूरिन में जाएंगे। बट हम लोगों ने तो फिल्ट्रेट में से इनमें एक की नहीं काउंट किया। फिल्ट्रेट में हम लोगों ने इनमें से एक भी सब्सटेंस काउंट नहीं किया, तो ये सब्सटेंस ट्यूबुलरली सिक्रीट किए जाएंगे, है ना। ये है। चलो, तो देखो क्या होता है। अब हम बात करते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो भाई अच्छा रहेगा तुम लोग लेटा लो कॉपी को, ठीक है, लेटा लो, क्योंकि बड़ा कांड करना है। बड़ा कांड करने के लिए तो लेटाना पड़ेगा। देखो, डायग्राम बनाओ नेफ्रॉन का, ठीक है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है? नेफ्रॉन का डायग्राम है। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाओ, इससे हमें समझ आएगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो देखो किस तरह से, थोड़ा डिटेल्ड डायग्राम है तो ढंग से बनाना, ठीक है। ये है नेफ्रॉन, और ये एंड हो रहा है, एंडिंग पार्ट जुड़ता है, डीसीटी जुड़ती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये है, समझ गए? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब देखो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कैसे होती है। तो पहले पार्ट को लेबलाइज करो। ये क्या है? ये बीसी है, मतलब बोमन का कैप्सूल है, ठीक है। चलो, ये क्या है? ये पीसीटी है। ये क्या है? ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। ये क्या है? ये असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब किसके? हेनले लूप के। तो यही लिख लूं, ऑफ हेनले लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ
हेनली लूप, AL ऑफ HL, है ना। चलो अब ये लास्ट पार्ट ये है DCT, और ये हिस्सा है कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन भाई सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे होता है। तो बोमन कैप्सूल में ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ तो फिल्ट्रेशन होती है जस्ट, ठीक है। यहाँ तो क्या होती है, जस्ट फिल्ट्रेशन होती है। और फिल्ट्रेशन कौन करता है, ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस बनाने वाले आर्टेरियोल, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल, ये है, समझ गए। चलो हम लोग कह रहे हैं कैसे रीअब्जॉर्प्शन होगी, कैसे सिक्रीशन होगा। तो पहले एक स्टेप निपटाते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कैसे होती है। एक चीज याद करो, जब पीसीटी पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा था यहां से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है। मतलब यहां से क्या रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे, यहां से न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स मतलब ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन बी और सी को छोड़कर बाकी सारे ये रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे। फिर यहाँ से सोल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, पोटेशियम रीअब्जॉर्ब होगा, क्लोरीन रीअब्जॉर्ब होगी, ठीक है, फॉस्फेट आयन रीअब्जॉर्ब होंगे, ये सब रीअब्जॉर्प्शन होगी। और यहाँ से फिर वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होना है ना, तो ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से होता है। फिर फिल्ट्रेट आ जाता है डिसेंडिंग लिम्ब में, हेनले लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में। हम लोगों ने कहा था इसकी मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ परमिएबल है वाटर के लिए, तो यहाँ से सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। दे पानी निकला, दे पानी निकला मतलब कतई भिगो डालता है, इतना पानी निकलता है यहाँ से, मतलब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, समझ रहे हो। ये हुआ। असेंडिंग लिम्ब में आते हैं तो हम लोगों ने कहा था भी असेंडिंग लिम्ब का मेन पार्ट है, या असेंडिंग लिम्ब का मेजर पोर्शन है थिक सेगमेंट, है ना। थिन सेगमेंट तो बहुत छोटा सा पार्ट है, थिक सेगमेंट मेन पोर्शन, और थिक सेगमेंट परमिएबल है सोल्ट्स के लिए, तो यहाँ सोल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा। NaCl, NaCl लूण रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, कति मतलब नमक ही नमक कर देंगे, ठीक है। अगले बरस तुझे नमक में धोली कर देंगे, वो बात है, नमक ही नमक, नमक ही नमक रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। फिर बारी आती है DCT की, भाई ये ऐसा पार्ट है जहां कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगी। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किसकी हो सकती है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन या तो वाटर की हो या फिर सोल्ट्स की हो। सोल्ट में सोडियम की ज्यादा होती है ना, या वाटर की हो या फिर सोल्ट्स की हो, सोडियम की, ये होता है। फिर जब फिल्ट्रेट आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, जब इसे यूरिन कहेंगे, तो कलेक्टिंग डक्ट से भी रीअब्जॉर्प्शन होती है ज्यादातर वाटर की, यहां से भी वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है, इस तरह, समझ रहे हो, इस तरह वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाता है कलेक्टिंग डक्ट से भी। ये है, समझ गए। चलो ये रीअब्जॉर्प्शन है। कई बार क्या होता है भाई, कंडीशन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है कि हमें कलेक्टिंग डक्ट में प्रेजेंट यूरिन में से यूरिया रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है, और उस यूरिया को रीअब्जॉर्ब करके हम लोग ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं। हो सकता है कई बार ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर इसे वापस हेनले लूप में डाल दिया जाता है, समझ रहे हो, ये होता है, समझ गए। तो ये तो है रीअब्जॉर्प्शन। अब बात की जाए सिक्रीशन की, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन इन दो पोर्शंस में ही होगा, हम लोगों ने लिखा है अभी अभी। तो इनमें ट्यूबुलर सिक्रीशन किस किस चीज का होता है, तो देखो यहाँ ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो अमोनिया का, क्लियर है। फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है H+ आयंस का, हुआ, ये पीसीटी में है। अगर डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में अमोनिया का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है,
H+ आयंस का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है और यहाँ K+ आयंस का भी ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। समझ रहे हो, ये है कई बार, तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है, सिर्फ इतना ही। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन समझ आया? अबे समझ आया? यहां से बाहर निकल रहे हैं मतलब रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं नेफ्रॉन से ब्लड वेसल में, यहां अंदर आ रहे हैं मतलब सिक्रीट किए जा रहे हैं ब्लड वेसल से नेफ्रॉन में। समझ रहे हो, एरो समझ आ रही है ना? तो ये है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब यहाँ के कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है? वो पॉइंट्स क्या हैं, तुम लोग ये डायग्राम बनाओ, फिर वो पॉइंट्स निपटाते हैं अपन जल्दी। हो गया? जल्दी लपेटो जल्दी। हो गया? चलो अब बात करते हैं अपन भी इस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स की, ठीक है? वो पॉइंट्स क्या है, तो देखो इस डायग्राम को मेमोराइज कर लो, रिमेंबर कर लो, याद रख लो इसे, क्योंकि अब ये पॉइंट्स इसी डायग्राम से रिलेटेड है, ठीक है? तो देखो क्या होता है भाई, इस डायग्राम में रीअब्जॉर्प्शन भी हुई है और सिक्रीशन भी हुई है, ठीक है? तो देखो किस तरह इससे रिलेटेड पॉइंट डिस्कस करेंगे अपन। सबसे पहले बात करते हैं सबसे मेन कंपोनेंट या सबसे मेजर कंपोनेंट जिसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, वाटर की, ठीक है? वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है ना, पहला पॉइंट, वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वो मेनली दो जगह से हुई है ना? दो जगह से मेनली हुई है। तो कहां कहां से हुई है? वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं? 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट हैं, एक तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई है कहां से? इन पीसीटी, पीसीटी में, और एक वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई है इन डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, हेनलेज लूप के डिसेंडिंग लिम्ब में। क्लियर है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखो पीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शन हुई है वो कंपलसरी रीअब्जॉर्प्शन है, यानी वो ऑब्लिगेट है। ऑब्लिगेट या ऑब्लिगेटरी का मतलब समझते हो तुम लोग? कंपलसरी है, यहां से तो भाई रीअब्जॉर्प्शन होगी ही होगी वाटर की। तो फिर एनले लूप में हम लोग इतना जबरदस्त धक्का, मतलब इतना फोर्स लगा कि ये पॉइंट क्यों बताते हैं वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है? तो ये इसलिए बताते हैं भाई बची कुछ अमाउंट यहां से रीअब्जॉर्ब होती है और यहां से जरूरी नहीं है रीअब्जॉर्ब हो हमेशा ही, कभी कभी ना हो तो भी चल जाता है, यानी यहां हो भी सकता है रीअब्जॉर्प्शन, नहीं भी हो सकता, वो तो जरूरत पे है। और ये रीअब्जॉर्प्शन फैकल्टेटिव है, फैकल्टेटिव है मतलब कंपलसरी नहीं है। समझ रहे हो, होता तो है बट कंपलसरी नहीं है। जबकि जो H2O से सॉरी H2O का जो रिएब्जॉर्प्शन पीसीटी से हो रहा है वो कंपलसरी है, ऑब्लिगेट है। अब अगर अपन बात करें भाई, ये तो 2 पार्ट हो गए, एक तीसरा कोई पूछ ले तुम लोगों से, वाटर रिएब्जॉर्प्शन भाई डीसीटी में भी तो होता है ना? वो कैसा है? तो वो कंडीशनल है, वो कंडीशनल है। कंडीशनल मतलब वहां कंडीशन बनेगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? ये है, इस तरह का रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। पॉइंट समझ आए? चलो ये पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट भाई बात की जाए एब्जॉर्प्शन के टाइप्स की, यानी कैसा एब्जॉर्प्शन हुआ है, कैसा रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, एनर्जी खर्च हुई है रीअब्जॉर्प्शन में या नहीं, मतलब एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ है या पैसिव हुआ है? तो देखो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या फिर पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव हुआ है रीअब्जॉर्प्शन, कैसा रीअब्जॉर्प्शन हुआ है भाई?
रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव है या रीअब्जॉर्प्शन पैसिव है? तो देखो कैसा रीअब्जॉर्प्शन है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किन किन का हुआ है? तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुआ है भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट ग्लूकोज का, क्लियर है, फिर अमीनो एसिड का, फैटी एसिड का, और कुछ कैटाइंस का। कैटाइंस यानी पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस का। इनका रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एक्टिव हुआ है, इनके रीअब्जॉर्प्शन में एनर्जी यूज हुई है, एटीपी यूज हुई है। चलो पैसिव की बात करें तो पैसिव हुआ है वाटर का और कुछ अनायंस का। अनायंस यानी नेगेटिव चार्ज वाले आयंस, इनका हुआ है, ठीक है। ये भाई अगर बात करें रीअब्जॉर्प्शन कैसा था उसके पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट अपन डिस्कस करें भाई, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हम लोग कह रहे हैं पीसीटी से हुआ है, ठीक है। पीसीटी में तकरीबन 90% रीअब्जॉर्प्शन होता है ऑल ओवर रीअब्जॉर्प्शन का, ये याद रखना, ठीक है। तो इस 90% रीअब्जॉर्प्शन में क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब की गई है? यहां रीअब्जॉर्ब किया गया है ग्लूकोज को, क्लियर है, अमीनो एसिड को, फैटी एसिड को, इनको रीअब्जॉर्ब किया गया है, समझ गए। और अगर अपन बात करें, यहां लिखी लो साथ में, विटामिन्स में एक्सेप्ट कर लेना बीसी को, बी एंड सी को छोड़ करके, बीसी को छोड़ करके बाकी का रीअब्जॉर्प्शन हुआ है। एक यहां रीअब्जॉर्प्शन हुआ है किस चीज का? वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आयंस का, सोल्ट्स का। अगर पूछा जाए कि भाई कितने कितने परसेंट हुआ है, तो देखो हम लोगों ने कहा था ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है और इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है 100%, बिल्कुल भी कमी नहीं आती। जबकि वाटर इलेक्ट्रोलाइट का यहां रीअब्जॉर्प्शन हुआ है तकरीबन 70 to 80%, समझ रहे हो, 70 to 80% रीअब्जॉर्ब किया गया किसको? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को। और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन बी और सी को छोड़ करके इनका 100% रीअब्जॉर्प्शन हुआ है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम से जुड़े हुए। भाई वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो कैसी है? पीसीटी में कैसी है, डीसीटी में कैसी है, ठीक है। चलो भाई ऑब्लिगेट है पीसीटी में और फैकल्टेटिव है इसमें हेनले लूप में, ठीक है, क्लियर है। यानी यहां ना हो तो भी चल जाएगा बट यहां कंपलसरी है। डीसीटी में कंडीशनल है, कंडीशन आने पे होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें भाई रीअब्जॉर्प्शन हो तो गया, कैसा हुआ है? एक्टिवली हुआ है या पैसिवली हुआ है? यानी एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है या पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है? तो भाई एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी है और पैसिव भी है। एक्टिव किस किस का है? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, समझ रहे हो, और कैटायंस, इनका तो है एक्टिव। अनायंस और वाटर का है पैसिव। नेक्स्ट अगर पूछा जाए पीसीटी में से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हुआ है, यहाँ किन किन चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है? तो यहाँ हुआ है भाई ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन बी और सी को छोड़ करके 100%, वाटर इलेक्ट्रोलाइट का 70-80%। बचा खुचा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो 20 से 30% है वो कहाँ होगा? हेनले लूप में हो जाएगा, समझ गए। चलो ये है पॉइंट, हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये था भाई सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। समझ गए तुम लोग? अबे समझ गए? चलो ये सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन था। यहां यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है अपना, है ना, यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। तो अब हमें एट लास्ट जो मिलेगा ये क्या है? ये है यूरिन, समझ रहे हो, ये क्या है? ये जो सब्सटेंस हमें एट लास्ट अब मिलेगा रिजल्टेंट के तौर पे, ये है यूरिन। तो अपन डिस्कस करते हैं भाई यूरिन क्या है, यूरिन में क्या होता है, क्लियर है? यूरिन क्या है, यूरिन में क्या होता है? तो भाई पहली बात तो यूरिन एक लिक्विड है, फ्लूइड है, समझ रहे हो। कितनी है अमाउंट इसकी?
अमाउंट अभी अभी हम लोगों ने बात की थी, अमाउंट है इसकी तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पर डे की, है ना। 1 से 1.5 लीटर पर डे रिलीज होता है। चलो नेक्स्ट भाई, इस अमाउंट का ये जो फ्लूइड है, लिक्विड है, इसका नेचर कैसा होता है? तो बाय नेचर ये जो फ्लूइड है ये एसिडिक होता है और इसकी पीएच कितनी है? पीएच इसकी होती है तकरीबन 6.0, यानी नेचर में कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। 6 पीएच का एसिड ठीक ठाक एसिड मान लिया जाता है, समझ रहे हो? तो एसिडिक है। अब एसिडिक क्यों है अगर पूछा जाए तो एसिडिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस के कारण? प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस। H+ आयंस की प्रेजेंस, हम लोगों ने ट्यूबुलरली सिक्रेट किया है ना H+ को, तो H+ की प्रेजेंस के कारण ये एसिडिक है। नेक्स्ट भाई, पीएच है तो पीएच को मेंटेन भी किया जाएगा, यहां है ना, तो पीएच मेंटेन करने वाले बफर भी होंगे, यानी यूरिन में ब्लड की तरह ही बफर होते हैं। अब यूरिन के बफर कौन कौन से हैं? तो देखो यूरिन में बफर हैं 2 तरह के सोल्ट, कौन से? Na2HPO4 और एक है NaH2PO4। ये जो है ये यूरिन के बफर हैं, समझ गए? नेक्स्ट अगर पॉइंट डिस्कस किया जाए तो देखो भाई, पीएच होगी, बफर हो गया, यानी अमाउंट हो गया, नेचर हो गया। अब अगर देखा जाए इसका कलर कैसा है, कलर कैसा है तो देखो ध्यान देना, कलर में हमारा यूरिन होता है पेल येलो, पेल येलो, हल्का सा पीला कलर होता है, मतलब येलो रेडिश कलर है, येलोविशनेस है, रेडनेस है इसके अंदर। तो देखो अब इस कलर को हम लोग डिफाइन करेंगे, ये कलर ऐसा क्यों है? तो देखो पेल येलो कलर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरियोपिलिनोजन। अब ये यूरियोपिलिनोजन क्या होता है? यूरियोपिलिनोजन बाइल पिगमेंट है, क्लियर है? ये एक टाइप का बाइल पिगमेंट है, इसकी वजह से येलो, पेल येलो कलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट भाई, कलर भी हो गया। अब बात करें तो कलर के बाद हम लोग कहेंगे कि भाई स्मेल कैसी होती है इसकी? इसकी स्मेल स्पेशल होती है भाई, ये स्मेल आती है यूरिया की प्रेजेंस के कारण, और इसे कहते हैं यूरिनोइड स्मेल है, यूरिनोइड स्मेल है, क्लियर है? यूरिनोइड स्मेल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर यूरिया प्रेजेंट है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिया की प्रेजेंस के कारण यूरिनोइड स्मेल होती है, समझ गए? क्लियर है? ये है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें भाई, इसके अंदर होगा क्या, मतलब इसके कंपोनेंट क्या कुछ होते हैं? अगर यूरिन की बात की जाए तो यूरिन के कंपोनेंट डिस्कस करें तो देखो हम यूरिन को डिफरेंशिएट करते हैं किस तरह, देखना यूरिन जो है इसे हम लोग इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, बताएंगे कि इसके अंदर 95% पार्ट जो है ना वो होता है सिर्फ और सिर्फ वाटर, क्लियर है? यूरिन में 95% वाटर होता है, फिर बचे हुए पोर्शन में 2.5% होती है यूरिया, क्लियर है? 2.5% क्या होती है? यूरिया, और बाकी बच गया जो 2.5%, उसमें से 2% में होते हैं सोल्ट्स, उसमें से 2% में होते हैं सोल्ट्स, और बच गया जो 5%, सॉरी 0.5%, नॉट 5, 0.5%, यानी 0.5% जो पार्ट बच गया उसमें क्या होगा? उसमें होंगे अदर्स। अब ये अदर्स क्या होते हैं? तो देखो
अदर्स में हम लोग काउंट करते हैं सबसे पहले अमोनिया को, क्लियर है, फिर काउंट किया जाता है यूरिक एसिड को, फिर इनुलिन को, फिर यहां होता है क्रिएटिनिन, क्लियर है, क्रिएटिनिन, और फिर यहां होता है हिप्पूरिक एसिड। ये कंपोनेंट्स हैं जिन्हें मिलाकर के हम लोग क्या कहते हैं, ये इसके 0.5% में प्रेजेंट है। ये है, समझ गए, ये यूरिन की कंपोजिशन है, ये क्या है, यूरिन की कंपोजिशन है, क्लियर है, समझ रहे हो ना। चलो लपेट लो इसे, निपटाओ, हो गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आगे। भाई यूरिन की कंपोजिशन देख ली, बट एक चीज अब तक पल्ले नहीं पड़ रही, सारी समझ ली, सब कुछ समझ लिया, बट ये पता नहीं चल रहा कि भाई ये 2.5% जो यूरिया है ये आ कहां से रही है, यूरिया है क्या यहाँ, यानी यूरिया कहां से आई, ये पता नहीं चल रहा है ना। यही तो डाउट है कि इसका मेन कंपोनेंट जो है जिसकी वजह से इसका नाम यूरिन पड़ा है उसका पता नहीं चल रहा। तो हम लोग देखते हैं भाई यूरिया क्या है, कहां से आई है, कैसे बनी है, ये सब कुछ, तो इसे हम लोग कहेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं यूरिया साइकिल, क्लियर है, हम डिस्कस कर रहे हैं यूरिया साइकिल। इसे ऑर्निथिन साइकिल भी कहा जाता है, ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल, या फिर इसे कहा जाता है क्रैब हैंसलेट, क्रैब हैंसलेट साइकिल। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया। तो क्रैब हैंसलेट साइकिल, यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल एक ही चीज है। इस साइकिल से क्या होगा, यूरिया फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। ये साइकिल किस लिए है, यूरिया फॉर्मेशन के लिए। चलो यूरिया फॉर्मेशन कैसे होता है, तो भाई पता करना पड़ेगा ये साइकिल चलती कहाँ है, अभी तो पता चलेगा, वहां जहां ये साइकिल चली वही यूरिया फॉर्मेशन हुआ है। तो ये साइकिल चलती है इन हेपाटोसाइट सेल्स, इन हेपाटोसाइट सेल्स, हमारे लीवर के सेल्स में, क्लियर है। लीवर सेल्स में भी कहा, लीवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में और लीवर सेल्स के साइटोप्लाज्म में। लीवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में और लीवर सेल्स के साइटोप्लाज्म में चलती है। नेक्स्ट पॉइंट, भाई इस साइकिल में क्या कुछ होगा, तो इस साइकिल में यूरिया बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल यूज होंगे, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज होगा और यहां यूरिया फॉर्म कर दी जाएगी। अब यूरिया कैसे फॉर्म की जाती है भाई, ये साइकिल हर कोई नहीं चला सकता, ये तुम लोग जानते हो है ना। ये साइकिल सिर्फ कुछ एफिशिएंट एनिमल्स ही चला सकते हैं। अब एफिशिएंट एनिमल्स ये तुम लोग समझ पाओगे, याद रख पाओगे कैसे, अर्थवॉर्म के एग्जांपल से, है ना भाई। जब उसके पास बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, पानी ज्यादा था तो उसने अमोनिया सिक्रीट कर दिया, नहीं तो वो यूरिया सिक्रीट कर रहा था नॉर्मल डेज में। भाई ऐसा क्यों हुआ कि नॉर्मल डेज में उसे यूरिया सिक्रीट करना पड़ रहा है और रेनी डेज में अमोनिया सिक्रीट कर रहा है, जबकि अमोनिया से यूरिया बनता है। तो ऐसा कर ले कि ऑल टाइम अमोनिया ही सिक्रीट कर दे, समझ रहे हो, यूरिया बनाए ही ना। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, ऑल टाइम अमोनिया सिक्रीट करने के लिए उसे बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं हो पाता नॉर्मल डेज में। चलो तो ऐसा कर ले कि ऑल टाइम यूरिया ही सिक्रीट कर ले, अमोनिया क्यों सिक्रीट कर रहा है फिर, भाई यूरिया सिक्रीट करने में यूरिया बनाना पड़ता है और अमोनिया से यूरिया बनाना एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एनर्जी लगती है इसमें, ठीक है, एटीपी यूज होती है, तो वो इतना नुकसान उठाएगा नहीं, समझ रहे हो। इसलिए जितनी एनर्जी हो सके वो बताने की कोशिश करता है। कितनी एनर्जी लगती है भाई, तो यहाँ यूज होती है 3 एटीपी, 3 एटीपी यूज होती है, तब जा करके
इस प्रोसेस से बनती है यूरिया। क्लियर है? और यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, ये बनती है। समझ रहे हो? और हमें यही बनानी है कैसे बनती है। नेक्स्ट भाई, इस पूरी साइकिल को परफॉर्म करवाने के लिए ना यहां इस साइकिल में 3 अमीनो एसिड यूज किए जाएंगे। 3 अमीनो एसिड यूज किए जाएंगे। अब वो 3 अमीनो एसिड कौन से होते हैं, मतलब 3 अमीनो एसिड इस साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे। अब वो 3 अमीनो एसिड कौन से हैं, तो देखो यहां फर्स्ट अमीनो एसिड है ऑर्निथीन, जिसके नाम पे ये साइकिल है। ठीक है, यहां सेकंड अमीनो एसिड है सिट्रुलिन, और यहां थर्ड अमीनो एसिड है आर्जिनिन। क्लियर है? ये तीनों अमीनो एसिड इस साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, आर्जिनिन तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाकर के ये साइकिल कंप्लीट होगी और यूरिया फॉर्मेशन होगा। अब साइकिल बना लेते हैं, छोटी सी है, प्यारी सी है। क्या होता है देख लो भाई, हमारी बॉडी में बना अमोनिया है ना, और अमोनिया को कंबाइन कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एक ही मॉलिक्यूल लिया है, अभी ध्यान देना, एक ही मॉलिक्यूल लिया है, और ये इन दोनों को मिला करके एक एंजाइम होता है, उसने बना दिया, क्या बना दिया, कार्बोमाइल फोस्फेट, कार्बोमाइल फोस्फेट बना दिया। अब एक चीज बताओ, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड यूज की थी, एंजाइम था सिंथेज एंजाइम। ठीक है, अब हम इसका पूरा नाम देंगे कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेज। ठीक है, क्योंकि कार्बोमाइल फोस्फेट बनाया। भाई यहाँ फोस्फेट कहाँ से आया है ये समझ नहीं आ रहा, बाकी तो चीजें चलो पल्ले पड़ जाए, फोस्फेट कहाँ से आया, तो फोस्फेट आया है यहाँ, यूज किया गया है 2 ATP का। क्लियर है? इस प्रोसेस में पहले स्टेप में यूज कर ली 2 ATP, समझ गए? तो 2 ATP यूज हुई, जिससे फोस्फेट लिया गया। चलो, इस ATP यूज से फोस्फेट आ गया, कार्बोमाइल फोस्फेट बन गया। कार्बोमाइल फोस्फेट में एक अमोनिया ग्रुप है, यानी एक नाइट्रोजन है इसके पास। चलो, इसके साथ रिएक्ट करता है भाई यहां प्रेजेंट ऑर्निथीन, यहां प्रेजेंट ऑर्निथीन अमीनो एसिड। और ऑर्निथीन अमीनो एसिड बाय नेचर 2 अमोनिया ग्रुप रखता है, यानी 2 नाइट्रोजन रखता है। ठीक है, समझ गए? और भाई अब देखो, ऑर्निथीन 2 अमोनिया ग्रुप वाला और 1 अमोनिया ग्रुप वाला, 1 नाइट्रोजन वाला कार्बोमाइल फोस्फेट, ये दोनों मिल करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। और यहाँ एंजाइम यूज होता है ट्रांसफरेज एंजाइम यूज होता है, और जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड है सिट्रुलिन। सिट्रुलिन अमीनो एसिड बनता है, और 2+1 यानी यहां सिट्रुलिन में 3 अमोनिया ग्रुप है, 3 नाइट्रोजन है। समझ गए? चलो, तो ये सिट्रुलिन बन गया। अब सिट्रुलिन बन गया तो क्या होता है भाई, सिट्रुलिन बनने से ये सिट्रुलिन जो है ना, ये अमीनो एसिड फर्दर रिएक्ट करता है, और क्या करता है, ये फर्दर बना देता है यहां। अबे ये टेढ़ा क्यों बन रहा है अबे? चलो, ये सिट्रुलिन फर्दर रिएक्ट करता है और ये चेंज हो जाता है किस फॉर्म में। अब तुम लोग ये रिएक्शन ध्यान से समझना, ये चेंज होगा एक एसिड में। अब ये तो अमीनो एसिड और एसिड में चेंज हो रहा है, एसिड के लिए तो एक ग्रुप चाहिए, यानी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप चाहिए, वो कहां से लाता है, तो यहां इस सिट्रुलिन के साथ रिएक्ट करता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड रिएक्ट करता है और साथ में यहां एक अमोनिया भी ले आता है। ठीक है, और ये सारे कांड बिना एटीपी हो नहीं सकते, तो एक एटीपी भी यूज की जाती है यहां। समझ गए? तो 2 यहां की, 1 यहां की, 3 एटीपी हो गई यूज। एक अमोनिया यहां लिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड ली, एक अमोनिया यहां ले लिया, 3 अमोनिया हो गए। और इसकी हेल्प से एस्पार्टिक एसिड और सिट्रुलिन मिलकर के बना लेते हैं यहां आर्जिनिन
आर्जिनिनो सक्सिनिक, आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड। क्लियर है? तो 3 नाइट्रोजन 3 अमोनिया और 1 नाइट्रोजन इस अमोनिया वाली आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड में होगी टोटल 4 नाइट्रोजन। समझ गए? अब ये आर्जिनिनो सक्सिनिक एसिड एसिड कंपाउंड है। अब ये क्या करता है, ये फिर फर्दर टूटता है, ये फिर फर्दर टूटता है और बनाता है अमीनो एसिड आर्जिनिन। आर्जिनिन अमीनो एसिड बना देता है। ठीक है, ये फर्दर टूटेगा, ये आर्जिनिनो सक्सिनेट फर्दर टूटेगा किसमें, आर्जिनिन में, आर्जिनिन अमीनो एसिड। अब भाई ये एक ऐसा कंपाउंड था जिसमें अमीनो एसिड ग्रुप भी है और एक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। अमीनो एसिड ग्रुप तो निकल आया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का क्या हुआ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी यहां निकल जाता है, किस फॉर्म में, फ्यूमेरिक एसिड की फॉर्म में, फ्यूमेरिक एसिड की फॉर्म में। और ये फ्यूमेरिक एसिड फिर क्रैब साइकिल में काम आता है, जो हम यहां नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो फ्यूमेरिक एसिड निकल गया, यानी एक एसिड ग्रुप निकल गया, अमीनो एसिड बच गया, और अमीनो एसिड वही 4 अमोनिया ग्रुप वाला यानी 4 नाइट्रोजन वाला अमीनो एसिड है। अब ये आर्जिनिन पे क्या करता है भाई, आर्जिनिन पे, आर्जिनिन का एंजाइम आर्जिनेज काम करता है। ठीक है, आर्जिनिन पे आर्जिनिन का एंजाइम आर्जिनेज काम करता है। क्या काम करता है, तो देखो भाई आर्जिनेज का एंजाइम, सॉरी आर्जिनिन का एंजाइम आर्जिनेज इस आर्जिनिन को तोड़ देता है। एक तो इससे बनाता है ऑर्निथिन अमीनो एसिड। ठीक है, एंजाइम कौन काम कर रहा है, आर्जिनेज, आर्जिनेज अमीनो एसिड। एक तो इससे बना देगा ऑर्निथिन अमीनो एसिड 2 नाइट्रोजन वाला, और बाकी 2 नाइट्रोजन बच गई ना, वहां से बन जाता है 2 नाइट्रोजन वाला यूरिया। क्लियर है, 2 नाइट्रोजन वाला यूरिया। अब यार ध्यान दो, यूरिया में 2 ही नाइट्रोजन तो है, NH2 CO NH2, 2 नाइट्रोजन ही तो है, और यही तो बनाया है NH2 CO NH2, यही हमें बनाना था, है ना, NH2 CO NH2, ये बन गया, ये बन गई भाई अपनी यूरिया। इस तरह बनती है इस ऑर्निथिन साइकिल से यूरिया। तो ये सारे स्टेप फॉलो किए गए हैं। 2 अमोनिया एक यहां और एक यहां यूज हुआ है। ठीक है, 3 ATP 2 यहां एक यहां यूज हुई है और एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई है। ये 3 अमीनो एसिड ऑर्निथिन सिट्रुलिन आर्जिनिन यूज हुए और ये पूरी साइकिल कंप्लीट हुई, यूरिया बन गई, हमें यूरिया मिल गई। क्लियर है, ये है ऑर्निथिन। चलो ये कंप्लीट हुई। अब हम, ये तुम लोग नोट करो, निपटाओ जल्दी, और इसके बाद के जो भी पॉइंट्स हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।